वो सुंदर जंगलों से घिरी हुई एक बहुत ही खूबसूरत झील थी। अचानक उस झील से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकली, जिसका आधा धड़ पानी में डूबा हुआ था और आधा धड़ बाहर निकला हुआ था। झील के चारों ओर वो सुंदर दृश्य को देखने लगी। मनुष्य मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन जिस दिन से वो राजकुमार मेरे सपनों में आया है, उसी दिन से मुझे मनुष्य बहुत अच्छे लगने लगे हैं। न जाने क्यों मुझे वो राजकुमार बहुत अच्छा लगने लगा है। मुझे अपने सपनों के राजकुमार से प्रेम हो गया है, परंतु मैं चाहकर भी पूरी मनुष्य नहीं बन सकती। झील से बाहर आने के बाद मैं केवल कुछ घंटे ही मनुष्य के रूप में रह सकती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे अपने इस रूप में आना पड़ता है। काश कि मैं पूरी मनुष्य बन पाती। इतना कहकर वो सुंदर लड़की, जिसका आधा धड़ लड़की का था और आधा धड़ मछली का था, तैरते हुए झील के किनारे पहुंच गई। झील के किनारे पहुंचते ही जैसे ही उसने अपना धड़ पानी से बाहर निकाला, तभी वहां पर एक बूढ़ी स्त्री आ गई। तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी झील की शहजादी। ये सुनकर झील की शहजादी, जो वाकई में उस झील की शहजादी थी, चौंक गई। कौन हो तुम? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे संसार में मनुष्य मुझे जादूगरनी के नाम से जानते हैं। झील की शहजादी का चेहरा थोड़े से क्रोध से तमतमा गया। लेकिन मैंने तो सुना है कि जादूगरनियों का स्वभाव बहुत बुरा होता है। वो मानवता की दुश्मन होती हैं और वो अच्छी नहीं बल्कि बुरी होती हैं। सभी जादूगरनियां एक जैसी नहीं होती। जब तुम खुद से बातें कर रही थी, तब मैं अपने जादू की शक्ति से तुम्हारी उन बातों को सुन रही थी। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना तुम्हारी मदद कर दी जाए। तुम कह रही थी कि जब भी तुम पूरी स्त्री के रूप में आती हो तो केवल कुछ घंटों के लिए, उसके बाद तुम्हें अपने असली रूप में आना ही पड़ता है, क्योंकि झील के अंदर ही तुम्हारा महल है। मैं इस बात को जानती हूँ, परंतु मैं एक ऐसे फूल के बारे में जानती हूँ जो यहाँ से बहुत दूर नील नगरी में उगता है। वो सफेद रंग का पुष्प है। अगर तुम उस सफेद रंग के पुष्प को खा लोगी तो तुम्हारे अंदर विचित्र शक्ति आ जाएगी। फिर तुम चाहो तो हमेशा के लिए मानव के रूप में भी रह सकती हो, और जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम अपने असली रूप में भी आ सकती हो। इसका मतलब मैं जब तक चाहूं तब तक मानव के रूप में रह सकती हूँ? हाँ, फिर तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करेगा कि तुम कब मनुष्य के रूप में रहना चाहती हो और कब अपने इसी झील के रूप में रहना चाहती हो। फिर तुम्हें अपनी झील के रूप में आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। तो फिर सफेद पुष्प को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सपनों में आजकल एक मनुष्य राजकुमार आने लगा है और तुम्हें अपने सपनों के राजकुमार से प्रेम हो गया है। उस फूल को केवल एक मनुष्य ही ला सकता है। कुछ दिनों बाद वही राजकुमार झील में एक कश्ती पर सवार होकर आएगा। तब तुम समय रहते उसकी कश्ती में बैठ जाना और उसे अपने सपनों के बारे में बताना। फिर उससे पुष्प को लाने की जिद करना। वो राजकुमार तुम्हारे लिए वो पुष्प ले आएगा। लेकिन मेरे लिए वो पुष्प लेकर क्यों आएगा? तुम तो उससे प्रेम करने ही लगी हो, लेकिन तुम इतनी सुंदर हो कि वो तुम्हें देखकर खुद को तुम्हें प्रेम करने से रोक नहीं सकेगा। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। इतना बोलकर जादूगरनी वहां से चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद उत्तम नगर राज्य में राजा आदित्य राज का शासन था।
राजा आदित्य राज का इकलौता पुत्र राजकुमार केशव अपनी प्रजा में सबसे लोकप्रिय राजकुमार था। एक दिन राजकुमार केशव अपने महल के बगीचे में खड़ा था कि तभी वहां पर उसका पिता राजा आदित्य राज आ पहुंचा। राजकुमार, प्रजा के प्रति आपके मन का प्यार देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। वाह! और फिर आपकी लोकप्रियता भी दिन ब दिन राज्य में बढ़ती जा रही है। अरे हमें तो ये लगता है कि जिस दिन आप इस राज्य की बागडोर संभालेंगे ना, तो प्रजा के लिए वो एक समारोह का दिन होगा। अब पिताजी, ये सब संस्कार तो मुझे आपसे ही मिले हैं। राजा आदित्य राज मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजकुमार केशव अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए निकल गया, जैसे कि वो रोज लिया करता था। राजकुमार केशव घोड़े से गांव की ओर गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत बीमार लग रहा था। क्या हुआ? तुम इतना लड़खड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बीमार हो। केवल मैं ही नहीं राजकुमार, बल्कि सारा गांव बीमार है। ये सुनकर राजकुमार केशव चौंक गया। बाप रे, ये तो बड़ी विचित्र बात है। हमारे राज्य में सारा गांव बीमार है और हमें इस बात का पता तक नहीं है। राजकुमार, आपको कैसे पता होगा? कल तक ये गांव बिल्कुल सही था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि सुबह उठे तो बड़े ही कमजोर और बीमार हो गए। इतने सारे लोगों को एक साथ बीमार देखकर हमारे गांव का वैद्य भी घबरा गया। मैं वैद्य जी के पास से होकर आ रहा हूँ। वो सबकी बीमारी बताने में सक्षम नहीं है और उनका तो कहना है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अचानक इतने सारे लोग कैसे एकदम से बीमार हो गए। पूरा का पूरा पूरा गांव। हो, तुम चिंता मत करो। मैं राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। इतना कहकर राजकुमार केशव अपने महल आया और मंत्री को सारे गांव के बारे में बताते हुए कहा। मंत्री जी, गांव के लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो बीमार हैं। मंत्री ये सुनकर चौंक गया। हाँ, क्या बात कर रहे हैं राजकुमार? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे एक ही रात में पूरा का पूरा गांव कैसे बीमार हो सकता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ, बात तो आश्चर्य की है। खैर, इस बात का पता तो बाद में भी लगाया जा सकता है, परंतु सबसे पहले हमें तो उनका इलाज करवाना होगा ना। उनकी हालत बहुत खराब है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस राज्य के सबसे बड़े वैद्य, जो हमारे राजवैद्य भी हैं, उन्हें बुलाकर लाता हूँ। फिर हम तीनों गांव चलते हैं। हाँ, मैं आता हूँ। कुछ ही देर में मंत्री राजवैद्य को बुलाकर ले आया। राजकुमार केशव, मंत्री और राजवैद्य सीधे गांव की ओर चले गए। राजवैद्य ने गांव के लोगों का निरीक्षण किया। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। कुछ देर बाद उन्होंने राजकुमार केशव की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, राजकुमार, ये तो महामारी है। ये एक विचित्र महामारी है और ये तो फैलने वाली महामारी है। देखते ही देखते ये महामारी आपके पूरे राज्य को चपेट में ले लेगी। ये सुनकर राजकुमार केशव चौंक गया। क्या बात कर रहे हैं वैद्य जी? लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा ना। क्या इलाज क्या है इसका? देखिए, इस तरह की महामारी के बारे में मैंने पढ़ा तो है। ये हजारों साल पहले फैली थी। उस समय भी इस राज्य में आपके पूर्वजों का शासन हुआ करता था। आपके पूर्वजों में से एक राजा देवघर जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए थे
उन्हीं जड़ी बूटियों से इस महामारी का इलाज हुआ था और पूरे राज्य ने मुक्ति पाई थी। ओ, अगर ऐसी बात है वैद्य जी तो बताइए कि वो देवघर का जंगल कहाँ है। मैं वहां से जड़ी बूटी लेकर जरूर आऊंगा, बताइए। यही तो बड़ी विचित्र बात है राजकुमार। देवघर जंगल सत्य है या दंत कथा, ये कोई नहीं जानता। जब आपके पूर्वजों ने देवघर जंगल से जड़ी बूटियां लाकर लोगों का इलाज किया था ना, उसके बाद से दूसरे राजाओं ने देवघर जंगल खोजने का प्रयास तो किया, परंतु उन्हें देवघर जंगल कहीं मिला ही नहीं। हाँ, और उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपके पूर्वजों ने सबसे बड़ा झूठ बोला था। वो जड़ी बूटियां किसी और जंगल से लेकर आए थे और वो ये रहस्य बताना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि देवघर जंगल का अस्तित्व इस संसार में है ही नहीं। बस तब से सब लोग असमंजस में पड़ गए कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये सुनकर राजकुमार केशव गहरी सोच में डूब गया। तो वैद्य जी फिर आपका क्या सुझाव है, आप बताइए। अब देखो राजकुमार जी की मैं इस बारे में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कह सकता। जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, शायद उस समय आपके पूर्वजों की सहायता भगवान ने की होगी। शायद देवघर जंगल कोई मायावी जंगल हो जो समय के साथ अदृश्य हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इतना कहकर राजवैद्य वहां से चले गए। राजकुमार केशव अपने महल में चिंतित अवस्था में टहलने लगा। महामारी की बात सुनकर उसका मन और भी व्याकुल हो गया। तभी अचानक उसके कक्ष में मंत्री आ पहुंचा। राजकुमार, आराम से चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? क्या तुमने राजवैद्य की बातों को ध्यान से नहीं सुना क्या? कुछ ही दिनों में ये महामारी पूरे राज्य में फैल जाएगी, पूरे राज्य में। क्या तुम्हारे लिए ये गहरी चिंता का विषय नहीं है? हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे राजकुमार? देखिए, राजवैद्य तो दो तरह की बातें कर रहे थे। एक तरफ वो कह रहे थे कि आपके पूर्वजों ने देवघर जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज किया था, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे थे कि इस जंगल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो दो तरह की बातें हुई हैं राजकुमार। अब क्या सच है क्या झूठ कैसे पता चलेगा? मंत्री की बातें सुनकर राजकुमार गहरी सोच में डूब गया। मेरा मन कहता है कि देवघर जंगल इस संसार में कहीं ना कहीं तो अवश्य मौजूद है। जो कार्य मेरे पूर्वजों ने वर्षों पहले किया था, शायद अब वही कार्य मुझे पूरा करना होगा। खैर, जो भी हो, मैं अपनी प्रजा को महामारी से मरते हुए तो नहीं देख सकता। मंत्री की बातें सुनकर राजकुमार गहरी सोच में डूब गया। इतना कहकर राजकुमार केशव वहां से बाहर निकला। उसने देवघर जंगल की खोज में दिन रात एक कर दिया, लेकिन जब भी वो किसी व्यक्ति से देवघर जंगल के बारे में पूछता, हर कोई यही कहता कि वो केवल एक कहानी है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं। एक दिन राजकुमार गहरी सोच में घने जंगल के बीच चिंतित अवस्था में बैठा था। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। इस तरह चिंता में बैठने से कुछ नहीं होगा। जो तुम चाहते हो वो मेरे पास है। राजकुमार चौंक उठा। उसने सामने देखा, एक हिरण खड़ा उसे देख रहा था। मुझे देखकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है राजकुमार, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अरे लेकिन तुम तो एक हिरण हो, तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? वो सब छोड़ो, मैं जानता हूँ कि तुम महामारी से चिंतित हो।
तुम अपनी प्रजा को बचाना चाहते हो और देवघर जंगल की तलाश कर रहे हो। मेरी मालकिन जानती है कि वो जंगल कहाँ है। ये सुनकर राजकुमार केशव का चेहरा चमक उठा। क्या बात कर रहे हो? तो फिर मुझे अपनी मालकिन से मिलवाओ ना, कहाँ है वो? शांत शांत शांत, इसीलिए तो मैं आया हूं। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। हिरण राजकुमार को लेकर घने जंगल के भीतर गया। वहां एक झोपड़ी खड़ी थी। दोनों झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत वहां बैठी मिली। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राजकुमार। क्या? कौन हो आप? मैं एक जादूगरनी हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा, तो मुझे बताइए ना, देवघर का जंगल कहाँ स्थित है? ठहरो राजकुमार, मैं तुम्हें देवघर जंगल के बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें नीली झील में जाना होगा। वहां एक राजकुमारी का वास है। उसके हाथ में हमेशा एक हीरे की अंगूठी रहती है। वो अंगूठी मायावी और चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई है। तुम्हें किसी भी तरह वो अंगूठी ले आनी होगी। अरे लेकिन वो राजकुमारी मुझे अपनी अंगूठी क्यों देंगी? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करती है। तुम उसके सपनों में आते रहते हो। तुम्हें बस उससे कहना है कि तुम नीली नगरी से जादुई पुष्प लाना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें उसकी अंगूठी की आवश्यकता है। वो अंगूठी तुम्हें दे देगी, फिर तुम उसे मेरे पास ले आना। और तुम उस अंगूठी का क्या करोगी? इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने आज तक कभी कोई बुरा काम नहीं किया है। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी प्रजा को ऐसे ही महामारी से मरते देखना पड़ेगा। जादूगरनी की बातें सुनकर राजकुमार गहरी सोच में पड़ गया। लेकिन मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? क्या भरोसा कि तुम अंगूठी लेने के बाद मेरी सहायता करोगी या नहीं करोगी? क्या भरोसा है कि उसके बाद तुम देवघर के जंगल का पता बताओगी? बोलो। जादूगरनी ने अपनी झोपड़ी के भीतर से एक विचित्र जड़ी बूटी उठाई और राजकुमार को देते हुए बोली, इसे किसी भी महामारी ग्रस्त व्यक्ति को खिला देना और इसका चमत्कार देखना। ये जड़ी बूटी देवघर जंगल से ही लाई गई है। राजकुमार केशव जड़ी बूटियां लेकर महल लौटा। उसने मंत्री को बुलाकर आदेश देते हुए कहा, मंत्री जी, इन जड़ी बूटियों को महामारी से पीड़ित लोगों को खिलाया जाए, तुरंत। मंत्री ने तुरंत आदेश का पालन किया और एक चमत्कार हुआ। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। राजकुमार, राजकुमार ये तो अद्भुत है। जिन लोगों को हमने ये जड़ी बूटी खिलाई वो तो तुरंत ठीक हो गए। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है राजकुमार। राजकुमार ये सुनकर चौंक गया। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत यानी कि जादूगरनी बिल्कुल सच कह रही थी। अब मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कुछ देर बाद राजकुमार दोबारा उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। मुझे पता था कि अंततः तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब तुम एक कश्ती पर सवार होकर नीली झील तक जाओगे। तुम्हारे साथ मेरा ये जादुई हिरण भी जाएगा। अरे लेकिन इस हिरण की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती राजकुमार। तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन क्या पता झील की राजकुमारी को देखकर तुम्हारा मन बदल जाए। ये हिरण तुम्हारे साथ रहेगा ताकि तुम्हें मेरी याद रहे। राजकुमार तैयार हो गया
कुछ देर बाद वो कश्ती पर जादुई हिरण के साथ नीली झील की ओर निकल पड़ा। कश्ती जैसे ही झील के दूसरे किनारे पहुंची, पानी के भीतर से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसका आधा शरीर पानी में था और आधा बाहर। राजकुमार उसे देखकर ठिठक गया। वाह वाह वाह, क्या बात है! यकीन मानो, मैंने अपना सारा राज्य देखा, दूसरे राज्यों और देशों की यात्रा की, लेकिन तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या मैंने जीवन में नहीं देखी। कौन हो तुम? वाह! मेरा नाम सौम्या है। मैं इस झील की राजकुमारी हूँ। इस झील के अंदर मेरा महल है। मैं ये नहीं बता सकती कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या? मेरा इंतजार? क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, पर तुम लंबे समय से मेरे सपनों में आते हो और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। इतना कहकर राजकुमारी कश्ती पर सवार हो गई और अचानक उसके पूरे शरीर ने स्त्री का रूप ले लिया। ये बताओ, क्या तुम पूरी तरह से स्त्री का रूप धारण कर सकती हो? हाँ, लेकिन कुछ घंटों के लिए। उसके बाद मुझे अपने असली रूप में लौटना पड़ता है। मेरा असली रूप आधा मनुष्य और आधा मछली का है। कुछ समय पहले एक बूढ़ी औरत मुझसे मिलने आई। उसने कहा था कि मेरे सपनों का राजकुमार एक दिन सच में यहाँ आएगा, और अगर वो राजकुमार नीली नगरी से सफेद जादुई पुष्प लाकर मुझे देगा तो मैं हमेशा के लिए पूर्ण स्त्री बन जाऊंगी। राजकुमार ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। ओह, तो इसका मतलब उस बूढ़ी औरत ने इससे झूठ कहा था। उसकी नजर इस बेचारी राजकुमारी की अंगूठी पर है। तभी हिरण बोला, ओहो, अब क्या कश्ती में बैठकर बातें ही करते रहोगे क्या? हिरण को मनुष्य की आवाज में बोलते देख राजकुमारी चौंक गई। ये कैसे संभव है? हिरण तो मनुष्य की तरह बोलते ही नहीं। इसका मतलब ये कोई साधारण हिरण नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। जो बूढ़ी औरत तुमसे मिलने आई थी ना, ये उसी का है। लेकिन क्या उसने तुम्हें बताया कि वो एक जादूगरनी थी? हाँ, उसने बताया था और ये भी कहा था कि वो केवल भलाई के लिए जादू करती है, बुराई के लिए नहीं। चलो अब किनारे पर चलते हैं। अभी मैं मनुष्य रूप में हूँ और कुछ घंटों तक अपने असली रूप में नहीं लौटूंगी। राजकुमार ने कश्ती किनारे पर लगाई। राजकुमारी सौम्या कश्ती से उतरी और राजकुमार भी हिरण के साथ उसके पीछे चला आया। राजकुमारी, मैं सही बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्रेम हो गया है। अब ये बताओ कि नील नगरी में उगने वाले सफेद पुष्प का क्या रहस्य है? बताओ। उस पुष्प को खाने के बाद मुझ में एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि फिर अगर मैं चाहूं तो जीवन भर मनुष्य के रूप में भी रह सकती हूँ, और चाहूं तो जीवन भर अपने असली रूप में भी रह सकती हूँ, क्योंकि मैं केवल कुछ ही घंटों के लिए पूरे मनुष्य के रूप में आ सकती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे झील के अंदर कूदना ही पड़ता है और अपने असली रूप में आना ही पड़ता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। राजकुमार केशव गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, मैं जानता हूं कि नील नगरी में वो सफेद पुष्प कहाँ उगते हैं, लेकिन मुझे उसके लिए तुम्हारी इस हीरे की अंगूठी की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे ये हीरे की अंगूठी दे सकती हो? राजकुमारी सौम्या चौंक गई और फिर मुस्कुराते हुए कुछ देर बाद अपनी हीरे की अंगूठी उंगली से उतार दी। अगर तुम मुझसे मेरे प्राण भी मांगते तो मैं वो भी दे देती। इस जादुई अंगूठी का बहुत ही ख्याल रखना, क्योंकि इस जादुई अंगूठी की वजह से इस झील पर मेरा शासन है और इस झील के अंदर मेरा महल है। ये जादुई हीरे की अंगूठी झील के अंदर की दुनिया को बुरी शक्तियों से रोके रखती है। राजकुमार केशव गहरी सोच में पड़ गया।
तभी वहां पर वही बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। उसे देखकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई। तुम तो वही बूढ़ी औरत हो जिसने कुछ समय पहले मुझे सफेद पुष्प के बारे में बताया था। लाओ, अंगूठी मुझे दे दो। राजकुमार केशव ने तुरंत अंगूठी उसे दे दी। बूढ़ी औरत अंगूठी लेकर जोर जोर से हंसने लगी। मूर्ख, तुमसे बड़ा मूर्ख राजकुमार मैंने नहीं देखा। तुझे क्या लगा था कि ये अंगूठी प्राप्त करने के बाद मैं तुझे देवघर जंगल का पता बताऊंगी, जिसकी जड़ी बूटियों से तेरे राज्य की महामारी ठीक हो सकती है? अरे मूर्ख, इसी अंगूठी को पाने के लिए तो मैंने तेरे राज्य में महामारी स्वयं फैलाई थी। ये सुनकर राजकुमार केशव चौंक गया। और तूने कितनी आसानी से ये अंगूठी इस मूर्ख राजा को दे दी। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगा ये राजकुमार अचानक से तेरे सपनों में आ गया? सच तो ये है कि मैंने अपने जादू की शक्ति से इस राजकुमार को तुझे सपने में दिखाया था, ताकि तुझे इससे प्रेम हो जाए। और जब मेरी योजना के तहत कोई राजकुमार यहाँ आए तो तू अपनी अंगूठी बड़ी आसानी से इस राजकुमार को दे दे। तो इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला और इस बेचारी झील की राजकुमारी से भी झूठ बोला तुमने? सारे झूठ नहीं बोले, सारे झूठ नहीं बोले। एक सच मैंने बोला था। नील नगरी में वास्तव में सफेद पुष्प उगता है। उसे खाने के बाद राजकुमारी सौम्या के अंदर सचमुच शक्ति आ जाती। इसके बारे में मैंने इसे बताया था, परंतु इसका कोई फायदा नहीं। तो आखिर तुमने केवल इस अंगूठी को पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और केवल एक अंगूठी के लिए मेरी सारी प्रजा को मुसीबत में डाल दिया, धोखेबाज कहीं की। नहीं राजकुमार, एक बात तो अभी मैंने बताई ही नहीं। इस अंगूठी को प्राप्त करने के बाद मैं तुम्हारा और इस झील के अंदर रहने वाली राजकुमारी दोनों का खून पीऊंगी। ऐसा करने के बाद मैं फिर से हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। हर 100 वर्षों के बाद मैं कोई ना कोई ऐसी ही क्रिया करती हूँ, और इस बार तुम मेरे निशाने पर आए। ये सुनते ही राजकुमार केशव ने अपनी तलवार निकाली। इससे पहले कि तू कुछ करे, मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी अचानक वहां खड़ा हिरण बड़ी ही फुर्ती से उछल पड़ा। अगले ही पल उसके मुंह से नुकीले राक्षसी दांत प्रकट हो गए और उसने झपटकर राजकुमार केशव की गर्दन काट ली। राजकुमार केशव जमीन पर गिर पड़ा। मुझे ये क्या हो रहा है? मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। मूर्ख, ये कोई हिरण नहीं है, ये एक राक्षस है जिसे मैंने काबू करके हिरण में परिवर्तित कर दिया। इसने तुझे इस तरह काटा है कि अब तू न जाने कितने वर्षों तक अर्ध जीवित अवस्था में पड़ा रहेगा। तू जीवित तो रहेगा, परंतु उठ नहीं सकेगा। राजकुमार केशव पीड़ा से तड़पने लगा। अब तैयार हो जा झील की राजकुमारी, अब मैं तेरा खून पीऊंगी और फिर इस राजकुमार का, और उसके बाद फिर मैं सुंदर और जवान हो जाऊंगी। जैसे ही जादूगरनी राजकुमारी सौम्या के नजदीक आई, मेरा खून पीकर तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब मैं मनुष्य के रूप में आती हूँ तभी मेरे अंदर जल परी की कुछ शक्ति मौजूद रहती है। तुम जानती हो जल परियां मनुष्य से विवाह क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो जहरीली होती है। मेरे अंदर
जहर अभी भी मौजूद है और तुम एक मनुष्य हो। अगर तुम मेरा खून पियोगी तो विश्वास करो तुम्हारी ही मौत होगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूंगी? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने शैतान से पूछ सकती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उन्हें पूजती हो। और अगर तुम सचमुच सुनिश्चित होना चाहती हो तो मेरी देह की एक बूंद पी लो, लेकिन फिर विश्वास रखना कि तुम दोबारा जवान नहीं बनोगी, बल्कि सीधा नर्क पहुंच जाओगी। बूढ़ी औरत चौंक गई। तो फिर इस मसले का हल क्या है? सिर्फ एक रास्ता है, नील नगरी में उगने वाला वो सफेद पुष्प। यदि तुम वो पुष्प लेकर मुझे खिला दोगी तो मैं फिर पूरी तरह मनुष्य बन जाऊंगी और फिर अपनी मर्जी से जल परी के रूप में भी लौट सकूंगी। संभवतः तब मेरे अंदर की जल परी वाला जहर नहीं रहेगा। बूढ़ी औरत थोड़ी देर सोच में पड़ गई और फिर अपने हिरण की ओर देखकर बोली, ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए सफेद पुष्प लेने जा रही हूँ। तब तक इस पर नजर रखना। अगर ये थोड़ा भी फरेब करे तो मार देना। जादूगरनी वहां से चली गई और हिरण राजकुमारी सौम्या को घूरने लगा। देखो, मुझे तुमसे कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी तुमको देखकर मुझे तरस आ रहा है। तरस? पर क्यों? जादूगरनी ने बताया था कि तुम असल में एक राक्षस हो, जिसे उसने जादू की शक्ति से हिरण बना दिया है और उसने तुम्हें अपना गुलाम बना रखा है। तुम उसके आगे पीछे घूमते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि उसकी गुलामी से छुटकारा पाओ? ये सुनकर हिरण चौंक उठा। क्या तुम मुझे जादूगरनी के खिलाफ भड़काना चाहती हो? मैं तुमसे तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। यहाँ से कुछ दूर देवघर नाम का एक जंगल है। वहाँ कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें खाने के बाद तुम अपने असली रूप में आ सकते हो और हमेशा के लिए जादूगरनी की कैद से आजाद हो सकते हो। मैं तो जादूगरनी की गुलामी से आजाद होना चाहता हूँ। मुझे देवघर जंगल ले चलो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? बताओ। तुम बताओगे कि जादूगरनी की मृत्यु का राज क्या है? सुनो, जादूगरनी के दांतों में एक सोने का दांत है। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो जादूगरनी जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें देवघर जंगल ले चलती हूँ। राजकुमार केशव उन दोनों की बातचीत को खामोशी से सुन रहा था, पर वो हिल डुल भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद राजकुमारी सौम्या हिरण को देवघर की ओर ले गई और वहां से उसने एक जड़ी बूटी तोड़ी और हिरण को दिखाते हुए बोली, ये खा लो, तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। देखो, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, पर यदि तुम धोखा दोगी तो याद रखना फिर। हाँ। इतना कहते ही हिरण ने वो जड़ी बूटी खा ली। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? मैं जल रहा हूँ। अरे अरे ओ मूर्ख, ये जड़ी बूटी खाकर बड़े से बड़े राक्षस और पिशाच भी जलकर राख हो जाते हैं। कुछ ही देर में हिरण जलकर राख हो गया। राजकुमारी सौम्या ने कुछ और जड़ी बूटियां तोड़ी और सीधे राजकुमार केशव के पास चली गई। राजकुमारी सौम्या कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर राजकुमार केशव के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ देर के बाद राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। हाँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए किया। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे क्षमा करना राजकुमारी। मैं जानती हूँ और मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। मैं अभी भी तुमसे प्रेम करती हूँ, परंतु तुम ऐसे ही लेटे रहो। जादूगरनी को अभी बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए।
जब तक मैं वो सफेद पुष्प खा ना लूं, याद रखना, जब मैं अपनी आंखों से तुम्हें इशारा करूंगी तब तुम बड़ी ही फुर्ती से एक भारी लकड़ी लेकर जादूगरनी के सोने के दांत में प्रहार कर देना। जैसे ही वो दांत टूटेगा वो जलकर राख हो जाएगी। राजकुमार केशव मुस्कुराया और लेट गया। अगले ही पल जादूगरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गई और हिरण को गायब देखकर बोली, हिरण कहाँ गया? तुम्हारा गुलाम है, मुझे क्या पता कहाँ गया वो। जादूगरनी ने वो सफेद पुष्प राजकुमारी सौम्या को दे दिया। राजकुमारी सौम्या ने वो सफेद पुष्प खा लिया। पुष्प खाने के बाद राजकुमारी सौम्या ने अचानक राजकुमार केशव की ओर आंखों से इशारा किया। राजकुमार केशव ने बिजली सी गति से उठकर एक नुकीला डंडा उठा लिया और बड़ी तेजी से जादूगरनी के मुंह पर वार किया। उसके वार के साथ ही जादूगरनी का सोने का दांत टूट गया और उसके शरीर में आग लग गई। तुमने मेरे साथ धोखा किया। राजकुमारी सौम्या ने तुरंत जादूगरनी के हाथ से अंगूठी छीन ली। तुझे क्या लगा था कि मैं यदि झील की राजकुमारी हूँ तो मैं मूर्ख हूँ? जब मैंने समझ लिया कि मैं बहुत भारी मुसीबत में फंस चुकी हूँ तो मैंने अपने मन में योजना बना ली थी कि तुझे किस प्रकार से मारना है। मूर्ख मैं नहीं, बल्कि मूर्ख तू है और तेरा वो हिरण। जादूगरनी जलकर राख हो गई। राजकुमारी सौम्या ने अपनी अंगूठी पहन ली। वास्तव में राजकुमारी, एक बात बताओ, जब तुम मनुष्य के रूप में आती थी तब तुम्हारे शरीर में क्या वाकई में जहर होता था? मैंने झूठ बोला था, मैंने एक चाल चली थी। राजकुमार केशव राजकुमारी सौम्या की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। बिल्कुल करूंगा। राजकुमारी सौम्या राजकुमार केशव को देवघर जंगल लेकर गई। वहां से वो बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर महल लौटे। राजकुमार केशव ने मंत्री को जड़ी बूटियां देते हुए कहा, मंत्री जी, इन जड़ी बूटियों को महामारी से पीड़ित लोगों को खिलाया जाए, तुरंत। मंत्री ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में सारा राज्य महामारी से मुक्त हो गया। कुछ समय बाद राजकुमार केशव और राजकुमारी सौम्या दोनों ने विवाह कर लिया।